हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज बात करते हैं कल जो T20 वर्ल्ड कप के 3 मुकाबले खेले गए, उन तीनों मुकाबलों की बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे हम जो कल शाम को इंडिया का मुकाबला खेला गया, इंडिया वर्सेस नामीबिया जो मुकाबला खेला गया, उस मुकाबले की बात करेंगे। किस तरह से रहा, और इंडिया ने बहुत बेहतरीन खेल दिखाया कुल मिला के ओवरऑल माने तो। लेकिन एक एनालिसिस करते हैं कि किस तरह से क्या चीजें रही। तो सबसे पहले इंडिया आती है बैटिंग करने के लिए। नामीबिया टॉस जीतती है लेकिन बॉलिंग का फैसला करती है। इंडिया आती है बैटिंग करने के लिए। इंडिया के लिए ईशान किशन और संजू सैमसन आते हैं ओपन करने के लिए, क्योंकि अभिषेक शर्मा थोड़े से वेल नहीं थे, वो अभी हॉस्पिटल से आए हैं, तो अभी इतना मैच फिट नहीं है थे वो। तो इसलिए संजू सैमसन को मौका दिया जाता है। ईशान और संजू ओपन करने के लिए आते हैं। सबसे पहले संजू सैमसन की बात कर लेते हैं। संजू सैमसन 22 रन बनाते हैं मात्र 8 बॉलों में, बहुत अच्छे लग रहे थे। एक स्ट्रेट में छक्का मारते हैं और एक पुल मारते हैं, एक या दो पुल मारते हैं, एक चौका मारते हैं और ड्राइव मारते हैं। मतलब अच्छे लग रहे थे, बेहतरीन लग रहे थे। और फिर अनफॉर्चुनेटली आउट हो जाते हैं, लेकिन एक अच्छा करके गए, 8 में 22 करके गए। ओपनर का काम टू बी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से यही होना चाहिए T20 क्रिकेट में। वो अपना काम करके गए हैं। थोड़ी सी लंबी पारी आ जाती तो और अच्छा लगता, लेकिन फिर भी ठीक है, ओपनर का काम यही होता है मेरे हिसाब से। उसके बाद बात करते हैं ईशान किशन की। इस शानदार किशन यार, जिस फॉर्म में लड़का जिस फॉर्म में खेल रहा है, पिछले 1-1.5 महीने से इतनी तारीफ करते आ रहे हैं, क्योंकि इस तरह से खेल रहा है, मतलब डोमेस्टिक में इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस। उसके बाद जब से टीम इंडिया में वापसी हुई है, बिल्कुल तोड़ फोड़ मजा रखी है ईशान किशन ने। बेहतरीन कल भी एक नॉक खेली, 61 रनों की मात्र 24 बॉल्स में। बेहतरीन लग रहे थे और बहुत ट्राई की, मतलब नामीबिया की। और मात्र 6.5 ओवर्स में 100 रन बना दिए थे टीम इंडिया ने। इस तरह की बैटिंग की ईशान किशन ने। उसके बाद तिलक वर्मा आते हैं, ये 25 करते हैं 21 बॉलों में, थोड़ा सा संभालते हैं बीच में। पिछले मैच के बाद शायद इनको ऐसा रोल मिला हो। और उसके अलावा सूर्य कुमार यादव 12 बनाते हैं 13 में। और हार्दिक पांड्या, उसके बाद हार्दिक पांड्या एक क्रूशियल इनिंग खेलते हैं, 52 करते हैं मात्र 28 बॉल्स में। हार्दिक पांड्या क्लच प्लेयर एक्चुअली में है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बिल्कुल एकदम सम्मान दे रहे थे, क्योंकि पिछले मैच में जिस तरह से कोलैप्स हुआ टीम इंडिया का, वो दोबारा नहीं चाहती होगी टीम इंडिया, ये बात है, हुई होंगी ड्रेसिंग रूम में। तो हार्दिक पांड्या ने पहले अच्छा अपना टाइम लिया, थोड़ा सेट हुए क्रीज पे। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने खेला, कमाल की इनिंग थी ये। मात्र 28 बॉलों में 52 रनों की बेहतरीन इनिंग खेल के गए। और उसके बाद शिवम दुबे आते हैं, 23 करते हैं, वो भी 16 गेंदों में, वो भी अच्छे लग रहे थे। उसके अलावा रिंकू एक बनाते हैं 6 बॉलों में, अक्षर 0, एक वरुण 1 और अर्शदीप 2। तो इस तरह से पूरी बैटिंग लाइनअप रहती है। ईशान किशन के बेहतरीन 61 और हार्दिक पांड्या के 52 की बदौलत टीम इंडिया 209 का 9 लगा दी है बोर्ड पे। और मेरे हिसाब से टीम इंडिया फिर एक बार मिडिल ओवर्स में थोड़ा खराब खेली। स्पिनरों के खिलाफ जिस तरह से खेल रहा टीम इंडिया का, बहुत खराब रहा मेरे हिसाब से। क्योंकि आपने 6.5 ओवर में 100 रन लगा दिए थे बोर्ड पे, मतलब ये सबसे तेज इस वर्ल्ड कप में थे कि किसी टीम ने 6.5 ओवर में 100 रन लगा दिए हों। उसके बाद अगले 13 ओवर में तुमने मात्र 100 रन बना रखे हैं। पहले 7 ओवर में 100 रन बना दिए, उसके बाद अगले 13 ओवर में 100 ही रन बन रहे हैं। मतलब इस तरह की का ये बीच में जिस तरह की का ये एक अजीब सा एक माहौल हो गया, जब स्पिनरों ने नामीबिया की स्पिनरों ने गेंदबाजी की, तो मतलब पूरा बांध के रखा इंडियन पूरे प्लेयरों को। तिलक को देख लो, 25 करते हैं मात्र, मतलब 21 बॉलों में 25 करते हैं ये। और उसके अलावा सूर्या को देख लो, 13 में 12 करते हैं। और दुबे को देख लो, 16 में 23 करते हैं। 16 में 30 तो कम से कम होने चाहिए थे ये भी। और रिंकू 6 में 1 करते हैं। अक्षर पटेल आती आउट हो जाते हैं। मतलब स्पिनरों के खिलाफ ये टीम इंडिया का जो स्ट्रगल है वो देखने को मिला। ये इस मैच में तो चलो नामीबिया थी, लेकिन जब सामने अच्छी टीमें होंगी, अच्छे स्पिन अटैक होगा सामने, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि अगला मैच पाकिस्तान के साथ होने वाला है। और वहाँ श्रीलंका में स्पिन अच्छी भी होती है, और पाकिस्तान के पास टू बी ऑनेस्ट अच्छी स्पिन है भी, उनके पास अच्छे खासे स्पिनर हैं। तो इंडिया को इस चीज में काम करना पड़ेगा और अपनी थोड़ी सी तैयारी पुख्ता करनी पड़ेगी अगले मैच के लिए। तो इंडिया 209 बनाती है। उसके बाद बात करते हैं नामीबिया की, थोड़ी सी बॉलिंग की बात कर लेते हैं। सिकोंगा है, 1 विकेट ले आते हैं। जेजे स्मिथ 1 विकेट ले आते हैं। और इरेस्मस यार, कप्तान इनके, मतलब ऐसा कोई खतरनाक बॉलर भी नहीं है, वो पार्ट टाइम ही है, तो यहाँ तक लगा लो। लेकिन
जिस तरह से उन्होंने फंसाया इंडियन बैट्समैनों को, 4 विकेटें लेके गए हैं अपने 4 ओवरों के स्पेल में। बेहतरीन गेंदबाजी, वो ऊपर से भी बॉल कर रहे थे, राउंड आर्म भी कर रहे थे, मतलब एक अलग ही विकेट के पीछे से भी कर रहे थे, वो अलग ही मतलब बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट से बॉलिंग की और इंडियन बैट्समैनों को बिल्कुल दबा के रखा इन्होंने। उसके अलावा स्कॉट भी 1 विकेट ले जाते हैं। तो इस तरह से नामीबिया की बॉलिंग रहती है। उसके बाद नामीबिया केज करने के लिए आती है, लेकिन केज में कुछ रन आते ही नहीं है। इनके ओपनर जो थे, एक स्टीम करके कुछ है, ये इन्होंने 29 बनाए 20 गेंदों में। उसके अलावा स्टिलिंग करके है, इन्होंने 22 बनाए 15 गेंदों में। उसके अलावा कोई परफॉर्मेंस आई नहीं। इनके कप्तान नीरज ये कोशिश कर रहे थे, 18 बनाए 11 बॉलों में 2 छक्के इन्होंने अक्षर पटेल को बेहतरीन मारे, लेकिन उसके बाद ये भी आउट हो गए। उसके अलावा तो बाकी सारा फोन नंबर ये है, क्या ही इनका स्कोर कार्ड डिस्कस करें, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट इंडियन बॉलिंग बहुत काबिलियत है इंडियन बॉलिंग लाइनअप में। और बुमराह भी वापस आ गए थे आज, तो वहाँ की स्पिनर तो कमाल के हैं इंडिया के पास। तो नामीबिया की बैटिंग बड़ी खराब थी, लेकिन बॉलिंग बहुत बढ़िया की नामीबिया ने। और वहीं अब थोड़ा सा इंडिया की बॉलिंग की बात कर ले तो हार्दिक पांड्या 2 विकेट ले जाते हैं। और हार्दिक पांड्या पावर प्ले में, मतलब शुरुआत भी बॉलिंग की हार्दिक पांड्या ही करते हैं। शायद ही मेरे हिसाब से ये अगले मैच की तैयारी हो सकती है, क्योंकि अगले मैच में शायद एक ही प्रॉपर फास्ट बॉलर देखने को मिले, बुमराह। उसके साथ हार्दिक को ही करनी पड़े शायद, क्योंकि एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिला सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका में प्रेमदासा में थोड़ी सी ग्राउंड एक तो बड़ा है, ऊपर से स्पिन को अच्छी खासी मदद मिलती है, तो ऐसा हो सकता है। और उसके अलावा अस्तीफ को 1 विकेट मिलता है, शिवम दुबे 1 विकेट। शिवम दुबे भी पावर प्ले में गेंदबाजी करने आते हैं। और बुमराह 1 विकेट चटकाते हैं। और वरुण चक्रवर्ती 3 विकेट चटकाते हैं। वरुण चक्रवर्ती तो किसी के समझ में आते ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। बड़े बड़े खिलाड़ियों की समझ में नहीं आती है, बड़े बड़े टीमों के समझ में नहीं आते हैं। नामीबिया तो चलो फिर भी नहीं है, एसोसिएशन नेशन है, तो वरुण को तो कहाँ खेल पाओगे। पहली गेंद आते ही पहली गेंद पे आउट कर दिया था इन्होंने, पहले ओवर में शायद 2 विकेट चटका दी थी इन्होंने। तो वरुण तो नेक्स्ट लेवल है। और उसके अलावा अक्षर पटेल भी 2 विकेट चटकाते हैं, वो भी कमाल की गेंदबाजी करते हैं। तो ये कुल मिला के कल के मैच का लेखा जोखा रहा इंडिया और नामीबिया के बीच में। और नामीबिया 116 में ऑल आउट हो जाती है, और इंडिया आराम से 93 रनों की एक बहुत बड़ी जीत इंडिया को मिलती है। लेकिन इंडिया के लिए फिर भी सोचने के पॉइंट बहुत हैं। ये मैच नामीबिया हारी है, इंडिया जीती है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि नामीबिया के लिए पॉजिटिव ज्यादा है, इंडिया के लिए कम है, क्योंकि इंडिया के लिए सोचने वाली चीजें कुछ ज्यादा है इसमें। क्योंकि जिस तरह से आपने मिडिल ओवर्स में बैटिंग की है, स्पिनर्स के हैं, जिस तरह से आप स्ट्रगल किए हैं, यहाँ तो चलो कोई वर्ल्ड क्लास कोई स्पिनर ऐसा थोड़ी है कि कोई मुरलीधरन बॉलिंग करने आ रहा हो इनकी तरफ से, ऐसा भी नहीं था। लेकिन आप तो इनमें भी आपने स्ट्रगल किया है, तो जब थोड़ी सी क्वालिटी स्पिन आएगी तो फिर राम जाने क्या हाल होंगे आपके। तो ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है टीम इंडिया के लिए। बाकी इंडिया की बॉलिंग तो सॉर्टेड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पाकिस्तान के खिलाफ भी आप एक और स्पिनर खिला लें, इसमें कुलदीप को ऐड कर लें, और कुछ खास करने की आवश्यकता है नहीं, बॉलिंग लाइनअप हमारा सॉर्टेड है। तो ये कुल मिला के कल के मैच का लेखा जोखा था। उसके बाद शुरू करते हैं, जब कल के 2 और मैचों की बात करते हैं। जो पहला मैच कल के दिन का हुआ था, वो हुआ था श्रीलंका और ओमान के बीच में। उस मैच की बात करते हैं थोड़ी बहुत। पहले श्रीलंका आती है बैटिंग करने के लिए। श्रीलंका के लिए कुशल मेंडिस 61 करते हैं 45 बॉलों में, बेहतरीन नॉक खेलते हैं। उसके बाद रत्नायके आते हैं, ये 60 करते हैं मात्र 28 बॉल्स में, ये भी कमाल की इनिंग खेलते हैं। उसके बाद आते हैं कप्तान दसम सनकर, कमाल के हिटर हैं ये इंडिया के खिलाफ भी इन्होंने बहुत बार किया है ये काम, और ये काम कल भी इन्होंने किया। मतलब ओमान के खिलाफ मात्र 20 बॉलों में 50 रन बना के आउट हुए, मतलब 19 बॉलों में इन्होंने 50 बना लिया था, 20 विकेट में आउट हो गए थे। 20 गेंदों में 50 रनों की ताबड़ तोड़ इनिंग खेल के गए, और जिसकी बदौलत ही इन श्रीलंका ने 225 रन जड़ दिए बोर्ड पे, बहुत बड़े रन लगा दिए बोर्ड पे ओमान के सामने। और कमिंदु मेंडिस भी लास्ट में 19 रन बना के 7 गेंदों में, ये भी इम्पोर्टेंट था। और वहीं थोड़ा सा ओमान की बात करने तो बॉलिंग की, इनकी तरफ से ये महमूद ने विकेट लिया, रामानंदी ने 2 विकेट लिए, एक ये केडेरा करके है, इन्होंने 1 विकेट लिया। तो ये कुल मिला के गेंदबाजी रही ओमान की। लेकिन श्रीलंका ने बहुत बढ़िया बैटिंग की, 225 रन लगाए बोर्ड पे। उसके बाद 226 चेज करने के लिए ओमान की टीम आती है, लेकिन ओमान की टीम वही कोई नहीं चलता है बैटिंग में। एसोसिएट नेशंस के साथ एक प्रॉब्लम इस वर्ल्ड कप में जो मैंने देखी है, वो ये है कि बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा पहले से प्लानिंग प्लॉटिंग करके आए हैं, तो बॉलिंग काफी अच्छी कर रहे हैं सारे एसोसिएट नेशन। लेकिन वो बैटिंग में थोड़ा सा कच्चा खा जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि क्वालिटी के मतलब बॉलर इन्होंने फेस किए नहीं होंगे पहले, और प्रैक्टिस भी आप कितनी कर लेंगे, एनालिसिस देख के कितना सीख लेंगे आप, जब तक ग्राउंड पे खेलते नहीं है बॉलर को, तब तक आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये बैटिंग में एक समस्या रही है इस पूरे टूर्नामेंट में एसोसिएट नेशन की।
और यहाँ भी ऐसा ही होता है, कुछ खास हो नहीं पाता है। एक नदीम करके है, ये शायद उम्रदराज खिलाड़ी भी हैं कि 43-44 साल के हैं, ये बना के जाते हैं 53 रन 56 बॉल्स में। ये बिल्कुल वनडे वनडे विंगी टेस्ट वाली पारी कहूंगा इसको मैं। उसके अलावा ये अली करके हैं 27 करते हैं 20 में, और तो कोई परफॉर्मेंस आती नहीं है, बाकी सारे मोबाइल नंबर जैसे ही हैं। और श्रीलंका की बॉलिंग की बात कर लेते हैं। श्रीलंका की बॉलिंग में दुष्मंत चमीरा 2 विकेट ले जाते हैं, मतीसा तीक्षणा महेश तीक्षणा 2 विकेट ले जाते हैं, दिनेश वेलालगे 1 विकेट ले जाते हैं, और हेमंता 1 विकेट ले जाते हैं, और कमेंदु मेंडिस 1 विकेट ले जाते हैं। तो इस तरह से श्रीलंका का बॉलिंग रहता है। और श्रीलंका आसानी से इस मैच को जीत जाती है, 105 रनों से मैच जीत जाती है, क्योंकि ओमान 120 ही बना पाती है अपने 20 ओवर के पूरे खेल में। तो ये रहता है पहला मैच। उसके बाद दूसरा मैच जो हुआ था वो हुआ था नेपाल और इटली के बीच में। तो ये मुकाबला सबको लग रहा था कि नेपाल रगड़ देगी इटली को, बेहतरीन खेल दिखाएगी, नेपाल इटली को एक तरफा हराएगी, क्योंकि नेपाल ने जिस तरह की परफॉर्मेंस इंग्लैंड के खिलाफ की थी, तो सबको ये एक्सपेक्टेशन थी कि नेपाल इटली को तो रौल देगी, ये कर देगी, सो कर देगी, इतनी सारी चीजें। लेकिन मैच में क्या हुआ, पूरा उल्टा हुआ। देखते हैं मैच का हाल, देखते हैं। सबसे पहले नेपाल आती है बैटिंग करने के लिए, और नेपाल के कोई बैट्समैन चलता ही नहीं है। आसिफ शेख हैं, ये करते हैं 20 करते हैं 20 बॉलों में। उसके अलावा पौडेल कप्तान इनके, ये 30 करते हैं 14 गेंदों में। उसके अलावा ये शेख करके एक और है, ये 24 करते हैं 27 गेंदों में। और लास्ट में करण केसी जो बॉलर है, ये तो ये करते हैं 18-11 बॉलों में। तो कोई मतलब, और इनके बैट्समैन थे वो कोई चला ही नहीं, मतलब कोई खड़ा ही नहीं हो पाया वहां स्पिन के जाल में, जिस तरह से फंसाया इटली ने इनको। नेपाल 123 ही कर पाती है अपने पूरे मतलब अपने इनिंग में, और ऑल आउट हो जाती है 123 रनों पे। और वहाँ इटली की बॉलिंग बात करें तो इसके इनकी तरफ से इमनेटी करके हैं, एक्सपीरियंस बॉलर हैं, 2 विकेट चटकाते हैं। ये हसन 1 विकेट चटकाते हैं, जेजे स्मट 1 विकेट चटकाते हैं, और ये कालूगा मगे है ये करके, ये स्पिन बहुत बढ़िया स्पिन गेंदबाज है, इन्होंने 3 विकेट चटकाई। और ये जयसिंह करके है भी, ये भी 1 विकेट चटकाते हैं। तो इस तरह से इटली की बॉलिंग रही, और नेपाल को 123 पे ही रोक दिया। उसके बाद आती है इटली केज करने के लिए। ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, तब तक मिड इनिंग में भी ये लग रहा था कि ठीक है कि स्पिन को यहाँ मदद मिल रही है, तो नेपाल अभी भी इनको पकड़ लेगी 123 में भी। लेकिन फिर आते हैं इटली के लिए 2 भाइयों की जोड़ी, ये इनको मॉस्का ब्रदर्स की जोड़ी आती है, ए मॉस्का और ए मॉस्का, इन दोनों की जोड़ी आती है। और क्या कमाल बैटिंग करते हैं दोनों भाई, मतलब एक तरफा रौंद देते हैं। मतलब जिस तरह की बैटिंग की इन दोनों ने, ये जस्टिन मॉस्का ये 60 रन बनाते हैं मात्र 44 गेंदों में। उसके अलावा ये जस्टिन मॉस्का ये 62 करते हैं 32 गेंदों में। दोनों भाई ताबड़तोड़, दोनों नाबाद जाते हैं, 10 विकेटों से इटली जीत जाती है। बेहतरीन जिस तरह से पिटाई की इन्होंने, इन दोनों ने नेपाल के बॉलर्स की, वो देखते ही बनता था। मतलब इटली ने दिखाया कि भाई हल्के में मत ले हमें भी, क्योंकि ये मैच शुरू होने से पहले सब जबकि मेंटलिटी बताओ, सब ये कहते कि नेपाल एक तरफा जीत जाएगी, रॉस देगी, ये सो। लेकिन जिस तरह से इटली ने दिखाया, भाई इटली ने दिखाया कि हम भी यहाँ खेलने आए हैं, हम भी यहाँ लड़ने आए हैं, हम यहाँ कोई ऐसे ही खाली पिकनिक बनाने नहीं आए हैं। वो काम किया इन दोनों मॉस्का ब्रदर्स ने, और अपनी टीम को 10 विकेटों से जीत दिलाई। बेहतरीन जीत थी इटली के लिए, जो कि अच्छी बात है। वहीं नेपाल की बात करें तो बड़ा डिसअपॉइंट किया इस मैच में। जिस तरह से इंग्लैंड के खिलाफ लड़ी थी ये टीम, लग रहा था कि ये टीम बहुत बेहतर हो गई है, बहुत अच्छा करेगी। लेकिन जो कल के मैच में जो परफॉर्मेंस दी, बड़ी निराश किया नेपाल की टीम ने, क्योंकि इस तरह की परफॉर्मेंस तो नहीं बनती थी टू बी ऑनेस्ट। वहीं इनके जो प्ले ऑफ, इनके सुपर 8 में आने की भी मतलब वो मतलब कयास लगाई जा रही थी कि आ भी सकते हैं, लेकिन अब वो सारी कयासें खत्म हो चुकी हैं। अब नेपाल का ऑलमोस्ट खत्म ही है काम। तो ये मैच इटली आराम से जीत जाती है। तो भी यही कुल मिला के था कल के 3 मैचों का जो लेखा जोखा था। और बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना।